सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज किसान चैट रूम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर बालेंदु जी, जो बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और पर्यावरण के लिए और जल संरक्षण के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और जल को संरक्षित करने के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल ये है कि आप हमारे किसान साथियों को और दर्शकों को बताएं कि आप किन किन क्षेत्रों में और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन सा काम कर रहे हैं। सर, हम लोग यहाँ एक एनजीओ 2001 से पर्यावरण संरक्षण संघ, इसके बैनर तले काम कर रहे हैं। तो इसमें जल, जंगल, जमीन, इस पे हम लोगों ने थीम बनाई हुई है। तो यदि सबसे पहले मानव जीवन के लिए जल की आवश्यकता रहती है, इसके बाद फिर हमें पेड़ पौधे, फिर पशु, तो एक संतुलित पर्यावरण जो है वो मानव जीवन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया जो है ग्रेनाइट लेयर है यहाँ पर, तो लगभग 300 से 400 फीट नीचे वाटर लेयर रहती है, पत्थर का इलाका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पे काम किया है यहाँ। तो तकरीबन यहाँ के 400 गांव में 14,000 जो कहना चाहिए जल सैनिक हम लोगों ने तैयार किए हैं। किसानों को ट्रेनिंग दी है कि हम बारिश का पानी कैसे सहेजें, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने खेती में, अपनी रोज की दिनचर्या में। सर, जो आपका प्रमुख कार्य है वाटर हार्वेस्टिंग पे, तो इस समय आप किन किन जिलों में और बुंदेलखंड के किन किन जगहों पे काम कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल ये है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो काफी लोग नहीं जानते कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से करना चाहिए और ये क्या है। जी, अब इसमें थोड़ा सा चूंकि ये अंग्रेजी शब्द हो जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, तो लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए हमें अपना शरीर के पोषण के लिए गेहूँ, दाल, चावल, अनाज चाहिए होता है, तो हम उसकी बुवाई करते हैं, तो वो हमें कई गुना उपज के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी तरह फिर हम लोगों ने थीम बनाई कि वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। तो जब हम पानी को बचाएंगे, बारिश का पानी जब जमीन में जाएगा, वो जमीन जिस प्रकार मानव शरीर में खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पानी भी जो है वो धरती का खून है। तो जब भरपूर मात्रा में ये जमीन के अंदर मौजूद होगा तो वनस्पति भी हरी भरी रहेगी। हमें भी जो कुएं, बोर यूज कर रहे हैं हम जमीन का पानी, वो भी हम आसानी से मिल सकेगा। अब जैसे आजकल है हजार फुट की जो बोरिंग है वो ड्राई हो रही हैं, तो ब्लैक जोन में जा रहा है। कई जगह ड्राई जोन भी है, हाँ बारिश हुई थोड़ा सा पानी आ जाता है। तो इस सब से बचाव के लिए हमें पानी की खेती पे ध्यान देना पड़ेगा। पानी रहेगा तो खेत खलिहान, मानव जीवन ये समृद्ध रहेगा। इसीलिए हम यहाँ एक कृषि विभाग की योजना भी चल रही है, बलराम तालाब योजना। और हम लोग भी किसानों को ये कि जिसके पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो लगभग आधा एकड़, पौन एकड़ में वो एक छोटा सा तालाब जरूर बनाए। तो बारिश का जो पानी है वो हम उसमें आसानी से भर सकते हैं और वो वहाँ जमीन सोख पिट के माध्यम से जमीन सोख कर और वहाँ का जो भूजल स्तर है वो बढ़ सकता है। सर, जैसे इस समय क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा हो रहा है, बेमौसम बरसात हो जा रही है, तो क्या कारण है और इससे जो हमारा किसान है
उसको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और उसको इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, या इस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये हम लोग थोड़ा सा बताएं सर। जी, इसमें सबसे पहले तो हमें पौधरोपण, वृक्षारोपण के ऊपर ध्यान देना होगा। गांव में हम लोग जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनसे जो चर्चा होती है हम लोगों की, तो वो कहती हैं साहब हमारे खेत में लगा है, हमारी बाड़ पे है, तो ये पेड़ तो हम काटेंगे। ठीक है, विकास के लिए आप पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व भी है कि आप उसकी भरपाई भी करें। मान लीजिए हमारे बब्बा ने हमारे पापा को 100 पेड़ दिए थे विरासत में, उसमें से अपनी जिंदगी में पापा ने 50-60 पेड़ काट दिए। लगाए कितने, ये लगाने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर उस 50-60 के कटने के बाद 30-40 जो हमें मिले, उसमें भी हम काटने बैठे हैं, हमने भी कोई नहीं लगाए। तो धीरे धीरे ये जो ग्रीनरी है, हरियाली है, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही असंतुलन जो है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को उपजा रहा है। यही जो असंतुलित बारिश हो रही है, तो आप ध्यान दें कि जहाँ हरियाली ज़्यादा है, वन क्षेत्र अधिक है, वहाँ पे बारिश का स्तर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और वीरान बंजर इलाकों में बारिश का जो लेवल है वो घट जाता है। तो ये असंतुलन जो है, ये असंतुलन ही बारिश का होना ना होना। अब टेम्परेचर आप देखें इस समय 42 और 43 तक पहुंच रहा है। तो कई वनस्पतियां तो इस जो सूरज की गर्मी है वैसे उसमें वो जल जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। अभी भी कई जड़ी बूटियां, जैसे अभी पानी बरसा था 10 दिन पहले, तो कई जड़ी बूटियां वो अंकुरित हुई हैं, और इसके बाद ये गर्मी होने लगी तो वो खत्म हो जाएंगी, और वो दोबारा अंकुरित नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी कई सारी वनस्पतियां अब स्वतः ही वो नष्ट हो रही हैं। तो अब कल आने वाली पीढ़ी को जब इन वनस्पतियों की, इन पेड़ पौधों की जरूरत होगी, फिर अब कई सारी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां ये खत्म हो रही हैं, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंप पाएंगे। इसलिए हमें अभी जागरूक होना होगा। हम लोग कई सारे जो अभियान चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के, यहाँ हम लोग अपने स्तर पे नर्सरी भी डेवलप करते हैं, जिसमें लगभग 1000 पौधे जो है वो किसानों को गिफ्ट करते हैं हम लोग। वो अपने खेतों में, मेड़ों में उसे लगाते हैं, कई धार्मिक स्थलों पे वो पौधे हम लोग लगवाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास अभी से प्रयास करने होंगे, और युद्ध स्तर पर करने होंगे, क्योंकि तभी हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में कुछ दे पाएंगे, सौंप पाएंगे। सर, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप 2002 से लगभग प्रकृति संरक्षण के लिए, जन संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, और आपको 2006 में शंकराचार्य राज्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सर, 2002 से और 2023 तक आप लगातार प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका सर क्या अनुभव रहा? हम लोग जो हमारे किसान साथी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बताएं कि आपका ये जो लगभग अब तक का अनुभव रहा, तो क्या अनुभव रहा पर्यावरण संरक्षण में, जल संरक्षण में, उसके बारे में सर बताएं हम लोगों को। इसमें जैसा हमने बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी ग्रामीण इलाके में जाते हैं, सबसे पहले जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें जिनकी बात थोड़ी सी भी समझ में आई है, जिन्हें हमारी बात, उन्हें हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं। फिर धीरे धीरे जब गांव के 4, 6, 8, 10 लोग लग जाते हैं, कुछ सियाने बूढ़े भी हम लोगों के साथ आते हैं, तो बाकी लोग भी फिर धीरे धीरे सहयोग करने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग हंसी उड़ाने वाले भी रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे हमारे कक्का ने ये काम करा था, तो देखो उनके यहाँ कुआं में पानी बढ़ गया, उनके यहाँ जो 5 एकड़ में वो सिंचाई करते थे, अब वो 7 एकड़ 8 एकड़ में होने लगी। तो फिर वो लोग भी सीखने के लिए और पूछने के लिए हम लोगों के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं।
तो आज का समय जो है वो इस प्रकार का है कि आदमी अगर थोड़ा-सा भी उसमें लाभ देख ले अपना, तो फिर वो अपने आप जुड़ जाता है। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि हम पहले तो आप हल्के मन से जुड़ें और जैसे ही आपको असर दिखेगा, तो फिर आप टोटल पूर्ण मनोवेग से हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं लोग। तो यही वजह है कि आज 2001 से लेके 2023 तक हम लोगों ने 14,000 अपने जल सैनिक, पर्यावरण सैनिक तैयार किए हैं। वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं और लोगों को भी वो ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वो बताते हैं। तो असर आया है। हाँ, बस प्रयास जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए, उसका फल दिखता है। सर, जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैं कई जगह पढ़ा कि आप लगभग 2000 घरों में रिचार्ज सिस्टम जो वाटर है वो लगाए हैं, और आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको वाटर मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सिस्टम क्या है, उसके बारे में हमारे किसानों को बताएं कि वो किस तरह से लगता है, और उसको अगर कोई किसान लगवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है। जी सर, ये जो रहता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एरिया खुला रहता है, शहरी क्षेत्रों में मकान कंक्रीट का जंगल जिसे कहना चाहिए वो है। तो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संरक्षण है ये अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो ये जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, छत पे आया हुआ बारिश का पानी, इसे हम लोग बोरिंग में, हैंडपंप में, कुएं में फिल्टर के थ्रू उतार देते हैं। तो शहरी क्षेत्र, जैसे ग्रामीण इलाके में कुआं है, उसके चारों तरफ अगर हम 10 फीट चौड़ी एक खाई खोद दें तो वो आसानी से खुद जाएगी। लेकिन शहरी इलाके में हम 10 फीट चौड़ी खाई नहीं खोद सकते, लोगों के मकान, और फिर बोरिंग जो रहती है 200-400 फीट, तो वो सोखता वहाँ काम नहीं करेगा। तो इस वजह से शहरी क्षेत्रों में हम लोग ये फिल्टर लगा के, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जो है औरंगाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, बाल्मी, तो वहाँ से ट्रेनिंग, यूनिसेफ की कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेके हम लोगों ने ये फिल्टर बनाना शुरू किए। तो ये वर्टिकल रहता है, और जो केसिंग रहती है बोरिंग वाली, तो ये 6 इंची पाइप में हम लोग इसे तैयार करते हैं। तो इसमें हार्ड लाइमस्टोन, चारकोल, अलग अलग नाप के इसमें जो है वो ग्रेवल्स वगैरह भर के हम लोग ये फिल्टर बनाते हैं। तो छत पे जो पानी आएगा वो फिल्टर के थ्रू आएगा, तो उसमें जो भी हाइड्रोकार्बन्स और अशुद्धियाँ हैं वो उसमें छन के अलग हो जाती हैं। फिर ये बोरिंग की केसिंग से हम लोग जोड़ देते हैं इसको। ये पानी जिस लेयर से आप साल भर खींच रहे हैं उसी लेयर में जाके ये एब्जॉर्ब होने लगता है। सर, जैसे आप अभी बताए कि इस समय गर्मी में भी आप मूंग का उत्पादन कर रहे हैं, और बुंदेलखंड जैसे शुष्क इलाका और जो पथरीला इलाका है, तो हमारे किसान साथियों को बताएं कि आप जब वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किए, उसके बाद से आप किस तरह की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और उससे आपके फसल में क्या बेनिफिट हुआ है। ये करीबन 8 साल पहले हम लोगों ने यहाँ एक गौशाला बनाई थी। तो इसमें 3 एकड़ ज़मीन है हम लोगों के साथ में। तो इसे हम लोगों ने जैविक करने का सोचा। तो बस वो गायों का गोबर गैस स्लरी, ये सारा कुछ करके, और हम लोगों ने यहाँ 100% जैविक प्रोडक्शन 8 साल से शुरू किया। तो लोगों को पसंद आ रहा है, उसका स्वाद अलग है, उसके असर जो लोग लगातार खा रहे हैं उसके असर जो है वो बताते हैं कि हाँ, इसके खाने से हमें कई सारे असर हैं, एसिडिटी नहीं होती है, गैस नहीं बनती है। तो जैविक हम अपने हाथ से जहर क्यों खाएं? हमें पता है यूरिया, डीएपी या कई सारे पेस्टिसाइड, कई सारे ये जो कीड़े वगैरह मारने के जो कंपोजिशन रहते हैं, ये सारे जहरीले हैं, और उनके माध्यम से वो जहर हमारे शरीर में भी जा रहा है।
तो हम उस केमिकल को कैसे रोकें? तो उसके लिए हमें अब जैसे किसान जिस एरिया में भी किसान हैं, वो अगर अपने बुजुर्ग लोगों से पूछें तो भाई उनके ज़माने में तो ये केमिकल था ही नहीं, तो कैसे खेती होती थी? तो शुरू में केमिकल वाली ज़मीन को जैविक में बदलने में 1 साल दिक्कत आई हम लोगों को, प्रोडक्शन बहुत गिर गया था उसमें। लेकिन बस अगले साल से जो ये बायोगैस स्लरी और फसलों के जो अवशेष बचते हैं, राई का जो डंठल बचता है, भूसा वगैरह जो खराब बचता है, पत्ते वगैरह हैं, तो इनके साथ में गोबर गैस की स्लरी और इसमें गुड़ मिला के हम लोग रखते हैं। वो छिड़काव करके और ये सारा डिकम्पोज हो जाता है मुश्किल से मुश्किल 40 दिन में। फिर ये खेत में हम लोग खाद डालते हैं, भरपूर केचुआ मिलता है उसमें। और किसान जो है एक गलती और करता है, आजकल केचुए की मात्रा आप देखें खेतों में नहीं है, तो इसमें आप देखें कि खेत में केचुआ नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो यूरिया डीएपी, और कुछ लोग जो जैविक करते हैं तो वो क्या है, जो ये खाद डालते हैं ये बिल्कुल पची पचाई डालते हैं। तो पची पचाई खाद में वो तत्व तो नहीं रहते जो केंचुए को चाहिए। केंचुआ अधिकांश कार्बनिक यौगिक खाता है, जैसे ये अचसड़े पत्ते हो गए, सबसे ज़्यादा केंचुआ इसी में आता है। आप देखें पीपल, बरगद, इसके नीचे बारिश में सबसे ज़्यादा केंचुआ मिलेगा, बड़े पेड़ों के नीचे। तो अगर आपको केंचुए लाना है खेत में तो उसके लिए आपको पत्ते नरम नरम चीज़ ऐसी जो पानी में जल्दी फूल जाए और सड़ने लगे, उसके लिए केंचुआ वहाँ आता है। और केंचुए ज़मीन में आ जाए तो वो ज़मीन पोली रखते हैं। तो आजकल जो ज़मीन का जो कड़ापन है वो केंचुआ ना होना उसके लिए भी है। और दूसरा ये यूरिया डीएपी वगैरह, इससे भी ज़मीन में जो वायु के कण रहते हैं, वायु रहती है, वो हट जाते हैं, तो इस वजह से वो ज़मीन ठोस होने लगती। किसानों से एक रिक्वेस्ट यही करेंगे कि केमिकल आप कम से कम उपयोग में लाएं। कई सारे कीटनाशक वगैरह भी हैं, आप तम्बाकू के पत्ते, बेशरम के पत्ते, करंज, सीताफल, गौमूत्र के साथ में तेज वाली जो लाल मिर्च रहती है उसके साथ में बना के उपयोग कर सकते हैं। सर ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अपने भोजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो आप उत्पादन कर रहे हैं खाद्यान्नों का, स्वस्थ भोजन लेने के लिए आप ऑर्गेनिक का उपयोग करिए। उससे आपका जो खाद्य उत्पादन है वो भी ऑर्गेनिक होगा और जो आपका पर्यावरण है वो भी संरक्षित रहेगा। सर, किसान ऑफ इंडिया के साथ आप जुड़े, हमारे किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारियां दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।